हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। ये स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक सभी चैप्टर के फार्मूले को डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो ये सेशन आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि फार्मूले में जो भी टर्म आएगा वो आपका एक एक चीज़ क्लियर किया जाएगा कि यहाँ पर इस टर्म का क्या मतलब है। जैसे मान लो हमने फार्मूला लिखा कि v इजिकल टू, ठीक है, v इजिकल टू ई इंटू डी। तो अब यहाँ पे v क्या है, e क्या है, d क्या है, ये सारी चीज़ें अब मैं बिल्कुल टर्म वाइज बिल्कुल एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, जिससे आपके एक एक चीज़ क्लियर होते चले जाएं और न्यूमेरिकल लगाने में आपको कहीं पर भी कोई समस्या ना खड़ी हो। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं फार्मूले को। तो चैप्टर नंबर 1 में अगर आए तो चैप्टर नंबर 1 में फार्मूले की शुरुआत हमारी होती है, एक छोटा फार्मूला होता है वैद्युत आवेश Q इक्वल टू होता है NE। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला तो आपको यही बनता है Q इक्वल टू NE, जहाँ पे ये Q क्या है, ये आवेश की कुल मात्रा है। ठीक है, ये क्या है, आवेश की कुल मात्रा है किसी भी पर, और जो ये E है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ये पूरा हिंदी में लिख देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। n क्या है, n जो है आपका नंबर है कि एक है कि दो इलेक्ट्रॉन का एक गुना है कि दो गुना है, तीन गुना है, n गुना, चार गुना। ठीक है, जितना भी है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये एक पूर्ण संख्या के रूप में कैसे होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता। ठीक है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है। बात समझ में आई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो अब चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं, तो दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है, बटे R स्क्वायर। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। और इससे पहले आपका फार्मूला आता है कूलाम का। ठीक है, वो हम भूल गए, कूलाम का नियम। इसमें जो आपका फार्मूला है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी क्लास के लास्ट में हम आपको ये भी बता देंगे कि इस फार्मूले का PDF आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है, PDF के रूप में भी मिल जाएगा, लेकिन वो भी मैं क्लास के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पर ये मिलेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ पे Q1 Q2 क्या है, ये जो है Q1 Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, और R जो है इनके बीच की दूरी है। ये हमारे दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, और R इनके बीच की क्या है, दूरी है। और ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, एक कांस्टेंट है। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा, और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक
क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। ठीक है, एक नियतांक और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला हो गया। अब बात आती है बहुत से, ठीक है, अगर हमारे कई सारे आवेश हों, ये तो दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है, कई सारे आवेश हों तो इनके बीच में लगने वाले वैद्युत बल F = फार्मूला हो जाएगा F1 + F2 + F3, ठीक है। इस तरीके से F1 F2, F1 की जगह Q × Q1 1/4πε0, ठीक है, Q1/R प्लस 1/4πε0 Q2/R2² प्लस 1/4πε0 Q3/R3² प्लस अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। तो जितने भी अगर आपके एक चार्ज हों, दो चार्ज हों, तीन चार्ज हों, ठीक है, जितने भी आपके आवेश हैं उन आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का ये फार्मूला होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर ये एकल बिंदु है तो एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कई सारे आवेश हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या फार्मूला हो जाएगा E1 + E2 + E3 + अप टू सो ऑन डॉट डॉट। यहाँ पे 1/4πε0 Q/R प्लस 1/4πε0 Q2/R² प्लस अप टू सो ऑन। या इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है समेशन 1/4πε0 को ले लो बाहर और अंदर समेशन R रनिंग फ्रॉम 1 to n QI/RI का होल स्क्वायर, ठीक है, QI/RI का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। इसी को हम क्या कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। R = 1 रखोगे तो पहला वाला मिल जाएगा, 2 रखोगे तो दूसरा वाला, 3 रखोगे तो तीसरा वाला टर्म मिल जाएगा। इस तरीके से आपको मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर है, समझ में आया। अगला जो फार्मूला है वो आपके वैद्युत द्विध्रुव का है। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है कि दो समान, ठीक है, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार का निकाय हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = होता है 2 गुणे दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण Q, क्योंकि दोनों आवेशों पर मात्रा क्या होती है, समान होती है, ठीक है। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो उनके बीच की कुल दूरी कितनी होती है 2L। हम क्या मानते हैं 2L। इस तरीके से द्विध्रुव को बनाते हैं ना, एक तरफ +Q दूसरी तरफ -Q और इनके बीच की जो डिस्टेंस लेते हैं वो कितनी लेते हैं 2L। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और गुणे इनके बीच की टोटल दूरी, तो इनके बीच की टोटल दूरी है कितनी 2L। तो P = कितना हो गया 2QL। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक इसका हो जाएगा आपका Q का मात्रक बनेगा कूलाम, L का मात्रक बनेगा मीटर, कूलाम मीटर, ये आपका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जिसे हम P बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट, ठीक है। अब एक होता है बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा, या टाउ = होता है वेक्टर P और गुणे वेक्टर E, ठीक है। वेक्टर P गुणे वेक्टर E ये होता है, जहां पे ये sin थीटा जो है द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या है,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो और थीटा क्या चीज है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच में बने हुआ कोण। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत द्विध्रुव के बीच में जो कोण बनता है वो हमारा होता है थीटा। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें इस तरीके से हम कोई वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं इस तरीके से। अब ये वैद्युत द्विध्रुव की क्रिया रेखा कुछ इस तरीके से है और वैद्युत क्षेत्र की इधर, तो इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये कोण, यही कोण है आपका थीटा। ठीक है, यही कोण है ये थीटा। और साइन थीटा होता किस में है, वेक्टर प्रोडक्ट में। तो वेक्टर प्रोडक्ट को लिखा जाता है क्रॉस के रूप में। किसके रूप में, क्रॉस के रूप में। अगर यहीं बीच में डॉट होता तो यहाँ पे कॉस थीटा होता। ठीक है, या कॉस थीटा होता तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिख सकते थे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में क्या फार्मूला बनता है वो भी देखो। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r क्यूब, 2p बटे r क्यूब। ठीक है, जहां पे P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। यहीं अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R क्यूब। तो अब इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकल रहा कि जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती है, या इसको ऐसे रिवर्स में कह सकते हो कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति की आधी होती है। ठीक है, तो दोनों ऐसे कान पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात दोनों एक ही है। पकड़ा तो एक यही वाला कान रहा, चाहे आप इसको ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे बोलो कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती है, या इसको आप ऐसे बोलो कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति की आधी होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय का सिंपल सा स्टेटमेंट है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो यानी कि फाई E इक्वल टू σ/ε0, नहीं ये सिग्मा नहीं होता जी, Q/ε0। ठीक है, कुल आवेश Q/ε0। ठीक है, यहीं पे गॉस की प्रमेय की सहायता से एक और फार्मूला आप लोग डेराइव करते हैं। अनंत विस्तार की कोई समतल आवेशित चालक तार है। ठीक है, तार, तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा बटे r, 2 लैम्डा बटे r। जहां पे लैम्डा क्या चीज है, जहां पे आपका लैम्डा है कुल आवेश बटे चालक तार की लंबाई, यानी कि Q बटे L, यानी कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहीं एक और फार्मूला आपने डेराइव किया था कि अगर कोई आपका चालक प्लेट है, ठीक है, अनंत विस्तार का कोई चालक प्लेट है या समतल चादर आप कह सकते हो। ठीक है, चालक प्लेट या समतल चादर कह सकते हो, तो उसकी वजह से अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर रहे हैं तो E इक्वल टू वो आपका आ जाएगा σ/2ε0।
और इसको आज हम अनअकैडमी के लाइव क्लास में भी आप लोगों से पूछे थे, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या कर रहे थे, 2 को खा ले रहे थे, भूख लगी थी उनको, और बता रहे थे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कितना बता रहे थे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जब हमने कहा नहीं कि खाना कुछ नहीं है, बताना सब कुछ है, तब जाके वो बताया कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उनको याद दिलाना पड़ा, नहीं कुछ गलत बता रहे, तब जाके जो है वो वेरीफाई किया, नहीं ये फार्मूला होता। तो ये जो है फार्मूला, और भी फार्मूले हैं इस चैप्टर में, लेकिन वो आपके 30% सिलेबस में रिड्यूस हो चुके हैं, तो इसलिए जो है उसको डिस्कस करने से कोई खास फायदा है नहीं, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 2, 3rd और 4th में, ठीक है। इसको किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, ठीक है। तो ये हो गया था पहले चैप्टर के। अब देखो सेकंड चैप्टर में क्या फार्मूला। सेकंड चैप्टर का जो सबसे पहला फार्मूला है वो एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो अगर कोई आपका एकल बिंदु आवेश है, उसके कारण वैद्युत विभव का जो फार्मूला है वो है V=4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। V=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। ये एकल बिंदु आवेश के कारण क्या है, वैद्युत विभव का फार्मूला, ठीक है। मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट होगा। वहीं पे अगर आपके एक बिंदु आवेश के अलावा कई सारे बिंदु आवेश हों, ठीक है, 1, 2, 8, 10, 15 कई सारे हों, तो उसकी वजह से अलग अलग वैद्युत विभव कैलकुलेट कर लो और फिर सबको क्या करो, जोड़ लो, फिर सबको क्या करो, सम कर लो। ये आपका जो है फार्मूला हो गया बहुत से आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला। अगला है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो होता है V=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। जहाँ पे P क्या है आपको पता ही है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। और निरक्षीय स्थिति में कितना होता है, 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में विभव का मान क्या आता है, 0 आता है, और इसे हम कैलकुलेट भी करवा चुके हैं आप सबको कई बार, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इसको मैंने बताया था। ये क्या चीज़ है, ये आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध, ठीक है। जहां पे -dV/dr क्या शो कर रहा है, -dV/dr शो कर रहा है कि अगर हम दूरी के सापेक्ष बढ़ें, जैसे मान लो कोई बैटरी है, ये इसका प्लस पॉइंट है, ये इसका माइनस पॉइंट है, तो इससे अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़ें तो विभव का मान घटता है। विभव का मान क्या होता है, घटता जाता है। तो वही चीज़ है कि दूरी के सापेक्ष विभव के मान में होने वाले परिवर्तन के ऋणात्मक मान को, विभव के या दूरी के सापेक्ष विभव के मान में होने वाले परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान किसके बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका संबंध है। अगला है, अगर किसी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और उसके बीच की दूरी D है, तो V हो जाएगा A/D। या अगर कोई दो प्लेट है, इसके बीच विभवांतर भी है, कितना है, विभवांतर भी है, और इसके बीच की दूरी D है, तो इसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा वो B/D होगा। कितना होगा, E बराबर V/D होगा, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, कोई भी अगर आपका वैद्युत आवेश का एक पूरा निकाय है, ठीक है, तो उस निकाय की रचना करने में, ठीक है, कार्य द्विध्रुव की रचना करने में या वैद्युत का एक निकाय बनाने में कार्य U जो है होता है 1/ε0, या निकाय की रचना में किया गया कार्य U बराबर होता है, या आप स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी यही कार्य उसमें क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी कहलाती है, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R, ठीक है। आगे देखो, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र से
θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, मान लो इस तरीके से हम किसी द्विध्रुव को रख रहे हैं और इसको ऐसे θ1 से θ2 कोण ऐसे घुमा देते हैं, यानी इसको ऐसे रोटेट अगर हम करें वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखकर, तो उसमें जो हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा वो आपका वर्क जो है यानी कि कार्य जो है PE cos θ1 माइनस cos θ2 के बराबर होगा। इतना आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा और यही किया गया कार्य उसमें क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव में जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है और यही जो है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है PE cos θ माइनस PE cos θ। ठीक है, ये है द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखने में, ठीक है, किया गया कार्य। आगे है, ये आपका कोई अगर गोलीय चालक है, हालांकि गोलीय चालक वाला सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर कोई आपका गोलीय चालक है तो गोलीय चालक की जो धारिता का फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ए। अगर किसी पर अवैद्युतांक में रख रहे हैं तो K रहेगा, निर्वात में रख रहे हैं तो K नहीं रहेगा, सिर्फ A। जहाँ पे A क्या है, ये रेडियस है यानी कि उसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, किसकी, उस गोले की त्रिज्या है। अगला C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये किसका फार्मूला, ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला है और ये आज अनअकैडमी पे भी मैंने इसको डिस्कस किया था। ये क्या है, ये आपका ऊर्जा घनत्व का फार्मूला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा ऊर्जा घनत्व में संबंध। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा ऊर्जा घनत्व में संबंध U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये इतने फार्मूले आपके चैप्टर नंबर 2 के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगले चैप्टर में देखें तो सबसे पहले तो हमको आपको धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध ही निकल के आता है, I बराबर NE/BD, या यहाँ से अनुगमन वेग BD बराबर I अपान NE। ठीक है, NE इंटू A या ANE, जहाँ पे A चालकतार के क्रॉस सेक्शन यानी इसका इस टाइप वाला क्षेत्रफल है, N चालकतार में उपस्थित आवेश की मात्रा, E एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। ठीक है, दूसरा है ओम का नियम, और ओम का नियम जानते हो क्या होता है, V इक्वल टू IR। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है बात प्रतिरोध। प्रतिरोध इसमें जान ली जाओगे, यहाँ से R इक्वल टू V अपान I, विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू होता है RA/L। क्या होता है, RA/L, जहाँ पे R क्या है, उस चालक तार का प्रतिरोध है, नॉर्मल प्रतिरोध, और A उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल, L चालक तार की टोटल लंबाई। ठीक है, लेकिन अगर उसकी विशिष्ट चालकता की बात करें, उसकी जो विशिष्ट चालकता होती है उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यानी 1 अपान विशिष्ट प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो आपका हो जाएगा L अपान RA, L अपान RA। ठीक है, दूसरा है कार्य। ठीक है, कार्य वर्क का, तो V इक्वल टू W इक्वल टू होता है VIT। अब ये फार्मूला होता है, इसको हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आए हैं, कार्य का फार्मूला, कार्य और ये शक्ति का फार्मूला क्लास 10 से पढ़ते आए हैं, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं। इसके 3 फार्मूले बनते हैं, यहाँ से B का मान, यहाँ से आप B की जगह IR रख दोगे तो W बराबर I स्क्वायर RT बन जाएगा। तो ऐसे B के फिर यहाँ से एक बार I का मान निकाल के यहाँ रख दोगे तो फिर एक नया फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से एक बार B का मान रख दो, एक बार I का मान रख दो और एक बार R का मान रख दो, तो 3 नए और फार्मूले आपके बन जाएंगे। उसी तरीके से T से भाग कर दो तो ये आपका शक्ति का यानी पावर जिसे हम बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति या पावर कहते हैं। बात समझ में आई? हाँ, ये देखो क्या है, दिमाग तो तुरंत काम कर रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। ये आपके व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला है। ठीक है, P/Q इक्वल टू R/S। नीचे ये आपके मीटर सेतु का फार्मूला है, ये मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक क्लास में
एक एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, ऐसा मैंने नहीं किया है कि एक ही क्लास में इन सभी को या एक ही क्लास में 2 टॉपिक को एक साथ पढ़ा दिया हो। तो ये इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इन सभी को एक एक क्लास में अलग अलग करके पढ़ाया था। पहले ये पढ़ाया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। हाँ, इन दोनों को एक साथ पढ़ाया था मैंने, लेकिन इन तीनों को अलग अलग मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। ये आपका मीटर सेतु, ये है विभवमापी, ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल निकालते हैं, विद्युत वाहक बल के सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं और सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी निकालते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। तो ये इतने चैप्टर आपके पूरे कंप्लीट पढ़ाए जा चुके थे, जिसके फार्मूले आपके सामने ये डिस्कस किए। चौथा चैप्टर अभी आपका प्रोग्रेस पर है, ठीक है। उसमें 1 या 2 लेक्चर मैंने लिया है, तो उसमें अभी कोई खास बस एक फार्मूला मैंने बायो सेवर्ट का नियम बताया है। तो और चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी उसके सभी फार्मूले को एक साथ डिस्कस कर देंगे। ओके ओके स्टूडेंट। और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अनअकैडमी पे जो है आप जब लाइव आएंगे तो वहाँ पे जो है इन सब का PDF आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके।